और आप कह रहे हैं कि सवाल खासदार साहब से होगा, तो फिर बाकी के लोगों काय के लिए चुन के दे रहे? एक सेंट्रल के मिनिस्टर यहाँ काय के लिए फिर रहे? फिर सवाल सबसे होगा, लेकिन उम्मीदें हमसे ज्यादा है। क्यों? तो खासदार साहब ने तेल डाला, खासदार साहब ने घी डाला, खासदार साहब ने असली घी डाला, जब भी 1851 भी हमसे ही किए जाते हैं। कोई इशू डालो आप शहर का, कोई इशू रन दो, सबसे पहले जनता की नजर किस पे रही थी? तो एमआईएम पार्टी पे रही थी। नागरिकों की नजर किसी पे रही थी? तो खासदार साहब पे रही थी। और हम लोगों के विश्वास पे पूरा उतरने के लिए समाज में उतर के काम करते। खासदार साहब का इसके ऊपर बहुत साफ एक स्टेटमेंट आ चुका है। खासदार साहब ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि इमाम को और मुसलमानों को बुरा बोल दो और बिल्कुल आराम से गद्दी ले लो, हिंदू बेवकूफ बन जाते, वोट मार देते। मुसलमानों ने विश्वासघात कर दिया तो हिंदू पूरे भरोसे पर उतर गए क्या बीजेपी? एमआईएम को कोई धक्का नहीं है ना। एमआईएम ऐसे 25 पार्टी में तो एमआईएम को फर्क पड़ता क्यों? तो एमआईएम जमीन पर उतर के काम करना जानती, लोगों के बीच में रहना जानती। और हम एमआईएम पार्टी अपनी बात जो करी है, अपने जो वादे किए उसके ऊपर वचनबद्ध है। लेकिन जो लोगों ने जो पहले साइकिलों पे आके कारपोरेटर बन के आते थे, आमदार खासदार बन के करोड़ों की संपत्ति बना लिए, ईडी लगाओ ना इनके पीछे। कहां से इनके पास इतनी संपत्ति? यूपी से आए, बिहार से आए, आंध्रा से आए, बहुत पार्टी आए, और ऐसे 2-4 आ गए तो एमआईएम को कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर के अंदर अगर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई हो तो भी लॉ एंड ऑर्डर की, और शहर को जो है तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलाने की बहुत सख्त जरूरत है। इस शहर के अंदर एक बहुत बड़े मुजी मस्त ने पूरे समाज को घेर के रखा हुआ है कि मेडिसिन से जो नशा हो रहा है, जो नौजवान बच्चे उसका नशा कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, इनके हाथ से बहुत भयानक जुराइम हो रहे हैं। आज तक जितना जुराइम का रेशो बड़ा जो जुर्म हो रहा है, ये ऐसे ही नौजवानों के हाथों से हो रहा है। कई हत्याएं हो रही और कई बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने एक कड़क कानून बनाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। ये पीड़ा हमको है भाई। आने वाली नस्लों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, उनका स्वयं कड़ा कानून बनना चाहिए कि मेडिसिन का नशा अगर कोई बेचता हुआ दिखाई दिया तो उसकी, मैं तो कहता हूं उसकी कम से कम 3 साल तक उसकी जमानत नहीं होना चाहिए। और ये गंदी और नफरत की राजनीति छोड़ो, हमारे आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। ये पैगाम शहर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी 9 बच्चों की जमानत हुई है एमआईएम पार्टी की तरफ से। हमारे पैनल के जो है तो एडवोकेट खिजर पटेल साहब है, उसी तरह हमारे सरफराज जैदी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगे, अगर मैं उनका नाम नहीं भी लूंगा तो लोगों को मालूम है कौन काम कर रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल उन्होंने अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमारी सोच तो सबसे पहले ये है कि नौजवानों के हाथ से ऐसे जुर्म होने नहीं चाहिए। हमको सीधा सवाल ये है कि औरंगाबाद का विकास, अब औरंगाबाद का विकास देखा जाए तो जाहिर है आप ये बोलेंगे कि अभी कारपोरेटर की जो बॉडी है वो डिसॉल्व है, इलेक्शन नहीं है। लेकिन शायद आपको ये याद होगा कि औरंगाबाद को 3 आमदार है और तीनों भी गुमशुदा है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, विकास की तरफ ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे जो उनकी सरकार है, गिर रही उसी में लगे हैं, जनता को भूल गए? सीधा सवाल आपसे हमारा है और हम चाहेंगे आप सीधा जवाब। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किए है कि शहर का विकास पूरा ठप होकर पड़ा हुआ है। म्युनिसिपल आयुक्त साहब भी 1 महीने की छुट्टी डाल के यहाँ से शहर से चले गए। और जैसा आपने बताया कि 3-3 आमदार है यहाँ पर, बेशक 3-3 आमदार है, मिनिस्टर है उसमें, लेकिन ये लोगों के आपसी झगड़े से जो ऊपर नहीं उठ रहे, इनके आपसी झगड़े जिनसे निपटे नहीं जा रहे, तो शहर के विकास की तरफ देखेंगे कब? ये उसके अंदर ये नामांतर का राजकारण, नामांतर के जैसा गंदा राजकारण भी, ये सब एक ही तरफ की खिचड़ी पकड़ी है पूरी, कि इनका काम विकास की तरफ कुछ भी नहीं है, नागरिकों की समस्याओं की तरफ कुछ भी नहीं है, और जनता की जो मूलभूत सुविधा है वो उनकी सुविधा कैसा पहुंचे उसकी तरफ बिल्कुल देखने को तैयार नहीं। अगर मूलभूत सुविधा की तरफ और विकास की तरफ ध्यान अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी का है। खासदार साहब पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल अपने दौरे कर रहे। जितने हमारे खासदार, जितने हमारे कारपोरेटर थे वो अपने अपने वार्डों में काम कर रहे। अभी की बात बोल रहा हूं, अभी इस वक्त सईदा कॉलोनी के अंदर पूरा पानी घरों में तुमा हुआ है। घर लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। नासिर सिद्दीकी साहब दिन भर से वहां पर है। हमारे कारपोरेटर अरुण बोरडे साहब जो है तो सादत नगर के अंदर है। उसी तरह हमारे फिरोज खान काम कर रहे हैं, ईसा गाजी साहब काम कर रहे हैं। जितने कारपोरेटर, जमीर खादरी हमारे उनके वार्ड में काम कर रहे हैं। अभी आप जाके देखेंगे अजीम खान के वार्ड के अंदर उनका काम चालू। तो तमाम कारपोरेटर अपने वार्ड में उतर काम कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जिनको सत्ता चाहिए, ऐसे लोग पूरे शहर से नदारत है और लोगों की मूलभूत सुविधा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और कोई विकास का काम वो करना नहीं चाहते। अतुल साहब को देखा जाए तो पिछले 10 सालों से आमदार है, संजय साहब को देखा जाए तो पिछले 25 सालों से आमदार है, प्रदीप जायसवाल को देखा जाए तो पिछले 10 सालों से आमदार है। क्या आपको लगता है कि अब जनता ने जो है तो नए चेहरे देना चाहिए या फिर से एक बार इनको चांस देना चाहिए?
देखिए सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर, नफरत की राजनीति के ऊपर ये लोगों को जनता ने हर बार जिताया है। ये लोगों में काम करने की दिलचस्पी है ही नहीं। इसलिए पूरे अवाम शहर से हमारी ये गुजारिश है कि जिसमें काम करने की दिलचस्पी है और जो पूरी मालूमात काम की रखता है कि शहर का विकास कैसा होना चाहिए, शहर की रचना कैसी होनी चाहिए, शहर का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, चाहे वो कोई समाज का हो, कोई धर्म और मजहब बीच में मत लो। अगर वाकई अगर आप गंभीर हैं और अगर आप शहर का विकास चाहते हैं तो उसकी जात धर्म उसकी सूरत मत देखो, उसका काम करने की क्षमता को देखो, उसके नजरिए को देखो, उसके विजन को देखो, उसको जीत के दो। चलिए अब अगर थोड़ा आगे बढ़े हम, तो आपने देखा कि हाल ही में जो पिछले टाइम G20 के लोग आए थे, औरंगाबाद को दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि 100 दिन की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है। तो ये जो बारिश हुई है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, जहां जहां नए रोड बने हैं वहां पे पानी थम रहा है। औरंगाबाद शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद एमआईएम दावा करती है कि हमारे कारपोरेटर उत्तर भी काम कर रहे हैं, हम पूरे शहर में अभी है मौजूद है, लेकिन जामा मस्जिद को नजरअंदाज एमआईएम पार्टी क्यों कर रही है? कल की बारिश में, उसके एक दिन पहले की बारिश में मस्जिद के अंदर पानी जा रहा है, एक भी एमआईएम का कारपोरेटर या कोई नेता वहां पर नहीं। देखिए इससे पहले भी जामा मस्जिद के इधर का गेट जो आपको मैं बता दूं, ये इस तरफ से नेहरू भवन की तरफ से, इससे पहले वहां ड्रेनेज का बहुत बड़ी समस्या और मसला था। मैं नासिर भाई, हमारे फिरोज खान, तमाम कारपोरेटर वहां पहुंच के ड्रेनेज लाइन का पूरा काम दुरुस्त करा के दिए। अभी आप सिटी क्लब के तरफ के गेट की तरफ की बात कर रहे, अभी कुछ दिन पहले वहां के कंसर्न इंजीनियर को बुला के नासिर सिद्दीकी साहब ने स्टॉर्म वाटर के लिए पूरी नई लाइन डालने का प्रबंध किए। क्यों? तो रोड जिस तरीके से उड़ गया, एक तरफ पूरा जो है तो पूरा गड़ा हो गया है, उसमें पानी तुम रहा है और वाटर ड्रेन होने के लिए वहां पर अभी तक कोई प्राय नहीं है। टेक्निकल इंजीनियर से उसके अंदर बात हो चुकी है और स्टॉर्म वाटर के लिए नई लाइन डाल के उसका ड्रेनिंग का काम करना पड़ेगा। कब तक होगी जनता? नहीं देखिए, सुनिए मेरी बात, देखिए मेरी बात सुनिए आप, देखिए ये सुनिए मेरी बात, देखिए चैलेंजिंग वाले काम नहीं है, चैलेंजिंग वाली हम बात भी नहीं करते, लेकिन ये काम होना बहुत जरूरी है। मस्जिद के नमाजों की उसके अंदर दुश्वारियां हो रही है और हमारी एक टीम उसके अंदर बिल्कुल जल्द से जल्द इस काम को कराने के लिए कोशिश है। चलो आगे बढ़ते हैं। G20 में जो ठेकेदारों को काम दिए गए थे, इनके खिलाफ कुछ याचिका दायर या महानगर पालिका कमिश्नर से बात के जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और ये जल्दबाजी के काम में जो तो आपने पूरे औरंगाबाद शहर के रोडों की देखिए, जैसा आपने कहा है कि G20 के टाइम पे पूरे शहर को दुल्हन बना दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने सिर्फ उसी रास्ते के ऊपर रंगरोटी किए थे, रंग रोगन किया था जिस रास्ते से वो मेहमान गुजरने वाले थे। मैं आपको बताता हूँ, ये जोन नंबर 3, इसके अंदर 13 वार्डा थे, एक पैसे का काम नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का इसके अंदर, वो जो फंड आया था उसके अंदर। तो ये पैसा जो है ना सिर्फ दिखावे का काम हुआ इसके अंदर, इसकी पूरी जांच और इंक्वायरी होना चाहिए था कि ये पैसे का पूरा सत्यानाश किया गया डेवलपमेंट के नाम पे। आप मानते हैं महानगर पालिका की इंजीनियरिंग फेल है आपके नाम? पूरी तरीके से फेल है। अभी जो 114 रोडों के काम निकले, सीसी रोड के 300 करोड़ के, इसका जो डीपीआर तैयार किया गया है, ऐसा लगता है कि कोई नाहल और जाहिल लोगों ने बैठ के बनाया। इसके अंदर कोई जो तो सिस्टम नहीं रखा गया, इसके अंदर कोई डिवाइडर का सिस्टम नहीं है, इसके अंदर कोई स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है। आप वो डीपीआर देखो, आपको समझ में आ जाए। आगे चले तो सबसे बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। खासदार साहब का एक बयान था जब वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, खासदार, या शायद मैं बोल रहा हूँ, चुनकर आ गए थे। उनका बाइट था कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको पानी दूंगा। और अभी एमपी है तो जाहिर है जो एमपी है सवाल उसी से किया जाएगा, आप एमआईएम के नेता है। जब से खासदार साहब चुनकर आए, तकरीबन 3 साल क्रॉस होने को आ गए, अभी तक शहर की पानी की समस्या दूर, देखिए मैं पूरा सवाल अभी तक के समस्या दूर नहीं हुई है। दूसरा उसमें एक प्रॉब्लम ये आ गया, पहले 8 दिन में एक बार पानी आता था, लेकिन हर 2 हफ्ते के बाद में जो पानी छोड़ता है, जो बंदा वॉल खोलता है तो उसका मैसेज आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन बाद आएगा। तो सर ये ऐसा कब तक चलेगा? अब दोबारा भी इलेक्शन आने वाले, ये मत भूलिए। देखिए, पानी की समस्या ऐसा नहीं है कि इम्तियाज साहब के जीत के आने के बाद शुरू हुई। पानी की समस्या यहाँ पर कई सालों से है और आप कह रहे हैं कि सवाल खासदार साहब से होगा, तो फिर बाकी के लोगों को काहे के लिए चुन के दे रहे? एक सेंट्रल के मिनिस्टर यहाँ काहे के लिए फिर रहे? फिर सवाल सबसे होगा, लेकिन उम्मीदें हमसे ज्यादा है। क्यों? तो काम हम करते, इसलिए हमारे खासदार साहब से, हमारे कारपोरेटर से, अवाम की, जनता की, नागरिकों की बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।
देखिए अभी पानी की समस्या बहुत जल्दी हल होने जा रही है जब से इम्तियाज जब खासदार बने हैं। जीवन प्राधिकरण की तरफ इतनी बड़ी योजना का जो 1800 करोड़ रुपए की योजना का काम दिया गया, किसकी वजह से दिया गया? इसके पहले जो जलवाहिनी की जो एक कमेटी बनाई गई थी वो तो सिर्फ शहर को लूटने का काम कर रही थी। एक मिनट, मेरा पूरा जवाब ले लीजिए। उसके बाद में इस चीज को हाउस के अंदर जब आप एमएलए थे, आपने उठाया, पूरा भ्रष्टाचार पूरा पकड़ा और बताया कि जीवन प्राधिकरण के इंजीनियर पूरे खाली बैठे, उनके पास काम नहीं है। इतनी बड़ी योजना का काम वो ट्रेन इंजीनियर के पास में दिया जाए, इसी की वजह से जीवन प्राधिकरण की तरफ अभी जलवाहिनी का काम दिया गया है। और शहर के अंदर अभी 52 से 54 नई टाकियां बन रही है। आप अभी देखेंगे अतराफ के अंदर सराउंडिंग में तो कई टाकियां खड़े हो गई है। तो ये बहुत जल्दी पानी की समस्या खत्म होने वाली है। और जैसा आप बता रहे कि 2 हफ्ते के बाद पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है, 4 से 5 दिन के बाद पानी आ रहा है। लेकिन अगर पैठन के पास से जो लाइन आ रही है बीच में अगर कहीं डैमेज हो जाए, बीच में अगर कहीं टूट जाए तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए वक्त लग रहा है 1-2 दिन का, इसकी वजह से ताखिर हो रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पानी की दुश्वारी नागरिकों ने कई सालों से भुगता है और भुगतते आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्द ये समस्या दूर होने जा रही है। जैसी टाकियां बन जाएंगी पानी की समस्या बहुत बड़ी हल हो जाएगी। जैसा आपने बताया कि उम्मीद खासदार से है, चुनकर पब्लिक ने सबको दिया, लेकिन आरिफ भाई उम्मीद से चिराग नहीं जलते, उसमें तेल भी डालना पड़ता है। अगर आप चिराग रख के बैठ जाएंगे भाई इनको उम्मीद है जलेगा, तो उसमें तेल डालेंगे तो जलेगा ना आरिफ भाई। मेहनत कर सुनिए ना उसके अंदर। खासदार साहब तेल कब डालेंगे? खासदार साहब ने तेल डाला, खासदार साहब ने घी डाला, खासदार साहब ने असली घी डाला जब भी 1800 करोड़ की योजना जमीन पे उतरी और टाकियां बनी हुई आपको दिख रही, वरना कौन पलट के देखा? मेरे को आप बताइए, शिवसेना बीजेपी इस कारपोरेशन के अंदर 30 साल उन्होंने साथ में सत्ता चलाए, क्यों पानी का नियोजन नहीं करे? एक सीधा सवाल क्यों नहीं करते? और जितने हिंदू समाज के, दलित समाज के, तमाम समाज के लोग हैं शहर के अंदर, जब अपने नुमाइंदों को चुन के देते थे, इनका काम है इनसे पूछो कि इस शहर के अंदर, इस मुल्क का, भारतवर्ष का सबसे महंगा पानी औरंगाबाद के लोगों ने खरीदा। 4,500 पट्टी और 10 दिन के बाद पानी मिल रहा। यानी कि बताओ आप मेरे को साल में कितने दिन पानी दे रहे? खासदार साहब की मेहनत है, खासदार साहब ने मेहनत। सुनिए ना मेरी बात, ये सब हमारी मेहनतों का नतीजा है। जमीन पर जीवन प्राधिकरण का काम है। टेंशन भी दे रहे थे खासदार साहब, ये जो पानी 24 घंटे मिलने वाला है तो मीटर भी लगने वाले हैं, तो देखिए सुनिए मेरी बात, देखो सुनिए मेरी बात, मीटर लगने वाले हैं, पानी के पैसे लेना चाहिए, पानी के नहीं लेना चाहिए, ये शुरू से रहा है। लेकिन 4,500 रुपये आपने जब पानी खरीदा, जब आपने 10 दिन में एक बार पानी लिया, कैसा नागरिक खामोश बैठे रहे? कैसे आप लोग खामोश बैठे रहे? सुनिए, आप अकेले इम्तियाज की जिम्मेदार, मेरा सीधा सवाल है, आप क्यों महापौर से जाकर सवाल नहीं करे? क्यों आपने जाके चेयरमैन से सवाल नहीं करे? क्यों शिवसेना और बीजेपी के कारपोरेटर सवाल नहीं करे? मांडी को मांडी लगा के 30 साल भ्रष्टाचार करे, लोगों को 4,500 का पानी दिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पानी की टाकियां पूरी बनने के बाद 2 या 3 दिन के बाद पानी लोगों को मिलेगा और 4,500 की पानी पट्टी बिल्कुल नहीं चलेंगी। एमआईएम की ये मांगनी है 1500 रुपए से 1100 से 1500 रुपए पानी पट्टी होना चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन करने वाले, हम अंतर जद्दोजहद करने वाले, आखिरी हद तक लड़ने वाले और इस रेट की पानी पट्टी को कम से कम कराने वाले। तो पानी पट्टी मान लेते हैं, मीटर का अपोज करेंगे कि नहीं? तो मीटर लगने वाले, देखिए जब हम बता रहे हैं आपको कि अब आप जवाब ले लीजिए, जब हम बोले कि 1100 रुपए महीना या 1100 रुपए साल या 1500 रुपए साल आपने लेना, फिर कहां से इसके अंदर मीटर की बात आती? जब हम हमसे ईयरली बात कर रहे थे, हम साल की बात कर रहे हैं ना। आज तक आप 4,500 रुपए साल के ले रहे हैं ना, 4,050 रुपए, 4,500 रुपए जो भी ले रहे साल के ले रहे। तो हमारा बोलना ये 1100 से 1500 और हमारा बोलना ये जा घर वाना लो ना, चाहे वो लो ना लो, आप उसके ऊपर 1100 और 1500 की पानी पट्टी लगा दो, बिल्कुल मैं ले लेता हूं। ये नियोजन कर रहे नहीं। देखो आप बताइए कमर्शियल नल कितने आज तक है कि इनके पास कोई नियोजन है, इनके पास कोई अंतर ना? तो देखिए ये कारपोरेशन का पूरा इदारा इसके अंदर फेलियर है। और सत्ता में बैठी शिवसेना बीजेपी ने तो प्यासा मारा इस शहर को। आने वाले इलेक्शनों में औरंगाबाद शहर के नागरिकों ने एक भी नया कारपोरेटर चुन के नहीं भेजना जिन्होंने 30 साल लोगों को पानी के लिए प्यासा रखे और सबसे महंगा पानी आपको भारत का सबसे महंगा पानी औरंगाबाद के लोगों को दिया। नहीं, यही तो वजह है कि फिर उन्होंने औरंगाबाद की जनता समझता है, सब समाज में मिलकर जो खासदार साहब की चुनकी, यही वजह है कि वो लोगों ने जो है तो काम बराबर नहीं किया, इसलिए खासदार साहब को चुनकी दी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए साहब, सॉरी देखिए आरिफ भाई, जब लोग एक पर भरोसा करते हैं तो वो बेइंतहा भरोसा करते हैं। अब आने वाला इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन में एमआईएम के ऊपर अब भरोसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि
जिस तरीके से एमआईएम के बारे में जनता ने सोची थी, हाँ, उस तरीके से एमआईएम खरी उतरी क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, जनता ने हम पे इसलिए भरोसा करना चाहिए और जनता का भरोसा हम पे ही है, इसलिए सवाल भी हमसे ही किए जाते हैं। कोई इशू उठा लो, आप शहर का कोई इशू रख लो, सबसे पहले जनता की नजर किस पे रही थी? तो एमआईएम पार्टी पे रही थी। नागरिकों की नजर किसी पे रही थी? तो खासदार साहब पे रही थी। और हम लोगों के विश्वास पे पूरा उतरने के लिए समाज में उतर के काम करते, चाहे हेल्थ के अंदर वो काम हो, चाहे वो पानी का मैटर हो, चाहे वो डेवलपमेंट का इश्यू हो, चाहे वो कोई इश्यू हो। एमआईएम पार्टी सड़कों पे उतर के धरने आंदोलन करके लोगों को राहत दिलाने का काम करती है और करती रहेगी। यही विश्वास हमने लोगों के बीच में जगाया है, इसलिए लोगों का विश्वास हम पे कायम रहने वाला। एमआईएम का एक बहुत बड़ा बयान था, असद साहब ने आम पास मैदान पे बोले थे, शायद आपको याद होगा, कि जो लेडीज कारपोरेटर को आप चुनकर देंगे, तो क्यों चुनकर देंगे? कि भाई जो लेडीज की समस्या है वो लेडीज सॉल्व करेंगी, इस वजह से लेडीज को आप चुनकर दीजिए, वो क्यादत करेंगे महानगर पालिका। लेकिन जो लेडीज कारपोरेटर एक बार चुनकर आ गए तो दोबारा उनको किसी ने वार्ड के अंदर नहीं देखा, सिर्फ असेंबली में नजर आते हैं, वो भी 1 या 2 घंटे। नहीं, इसके ऊपर मेरे को सीधा जवाब, मैं देखिए, जानता हूं कि मैं भी जो है तो यहाँ की सुनिए मेरी बात, आप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दूर करने, सुनिए ना आप मेरी बात। देखिए, सुनिए मेरी बात। औरतों के ऊपर जो है ना बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है, हमारी ख्वातीनों के ऊपर घर की जिम्मेदारी भी होती है, उनको बाल बच्चों की परवरिश भी करना होता है, अपने संसार को भी लेकर चलना है, और इसके अंदर से पूरा टाइम निकालकर लोगों का भी काम करना है। सबसे बड़ा काम अगर कोई रोल निभा रहा तो लेडीज कारपोरेटर ने निभाया। हाउस में खड़े रह के बात करते थे, पहले तो खड़े रह के बात करने वाले भी नहीं थे। आपने ऐसे जंगी और जाहिल लोगों को पहले चुन के भेजा था कि जिनको वहां के अलीफ समझती थी ना, बाला समझता था, लेकिन टैलेंटेड पढ़ लिख के काबिल लेडीजों को इस बार एमआईएम ने मौका दी, जिन्होंने बिल्कुल अपनी सलाहियतें जो हाउस में भी दिखाए और जमीन पे भी उतर के दिखाए। अभी जितने डेवलपमेंट के काम लेडीज वार्ड चुन किया कि उनके वार्ड में काम नहीं हुआ, कौन करा फिर काम? जब तक आप हाउस पे प्रस्ताव रखेंगे नहीं, प्रस्ताव पास होंगे नहीं, बजट पास होंगे नहीं, जब तक एस्टीमेट बनेगा नहीं, वर्क ऑर्डर मिलेगा नहीं, जमीन पे काम कैसा उतरेगा? तो ये तमाम, और मैं कहूंगा कि 20 साल से पेंडिंग पड़े हुए काम तमाम लेडीज वार्डों में काम हुए हैं, तो वो लेडीज कारपोरेटरों की मेहनत से, उनकी लगन से, उनकी सलाहियतों से ही हुई। इस बार टिकट किसको मिलने वाले हैं? जैसे बताया गया था कि हम पहले लॉट में किसको दे रहे, दूसरे लॉट में हमको नहीं मिले। नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, किसी ने नहीं कहा। सुनिए मेरी बात, सबको मिलेगा। सुनिए, आप सुन लीजिए, आपने ये बात कर ली तो उसका जवाब भी ले लीजिए। खासदार साहब का इसके ऊपर बहुत साफ एक स्टेटमेंट आ चुका है। खासदार साहब ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि जिसको कामकाज की पूरी मालूमात है, जिसको मराठी आती है, जो वेल एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको काम करने का तजुर्बा है, ऐसे पूरे लोगों को मौका दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो लोगों ने ईमानदारी से पक्ष का काम किया है, जो लोगों ने अनुभव है, जो तजुर्बा रखते हैं, ऐसे पूरे लोगों को मौका दिया जाएगा। खासतौर से खासदार साहब ने इस बात को कहा है और पूरा एतमाद उनकी बात के ऊपर लोगों का है। और अगर डेवलपमेंट की खातिर, वार्ड की तरक्की की खातिर, नागरिकों की समस्या की खातिर अगर कोई नए नए फैसले लिए जाएंगे और अच्छे लोगों को अगर वाकई सामने लाया जाएगा तो इसमें कौन एतराज करेगा? बिल्कुल आगे चलते हैं, लेकिन अब आपकी तौर पे एक दूसरी बात की औरंगाबाद शहर में खत्म रख रही है। हमारी तौर पे बोले तो बीआरएस साफ तौर पे उनके बयान थे, मुसलमानों ने जिसको चुनकर दिया उन्होंने मुसलमानों का विश्वासघात करा। अच्छा, ठीक है, जितने वादे, सुनिए ना, मुसलमानों ने समझ गया भाई, मैं आपका पूरा सवाल समझ गया। देखिए, अभी क्या है मालूम है, सबसे आसान काम रह गया है पूरी पार्टियों को और पूरे नेताओं को, पूरे लोगों को, कि इमाम को और मुसलमानों को बुरा बोल दो और बिल्कुल आराम से गद्दी ले लो, हिंदू बेवकूफ बन जाते, वोट मार देते। मुसलमानों ने विश्वासघात कर दिया तो हिंदू पूरे भरोसे पे उतर गए क्या? बीजेपी वाले, शिवसेना वाले पूरे भरोसे पे उतर गए हिंदू समाज के, दलित समाज की लीडर पूरे उनके समाज के ऊपर उतर गए क्या? और देखिए, जो नई नई पार्टियां जो मैदान में आ रही है, क्यों आ रही? इसका साफ मतलब है कि सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठी हुई पार्टियां, इन्होंने जमीन पर उतर के काम नहीं किया, करके दूसरी पार्टी के लिए दरवाजा खोला। एमआईएम को कोई धक्का नहीं है ना, एमआईएम ऐसे 25 पार्टी में एमआईएम को फर्क पड़ता क्यों? तो एमआईएम जमीन पर उतर के काम करना जानती, लोगों के बीच में रहना जानती, और हम शहर की कौन कौन सी समस्या और शहर के वासियों को कौन कौन सी चीजों की जरूरत है सिर्फ हमको मालूम है, ये काम हम कर सकते हैं। एक वादा पूरा बता दीजिएगा, औरंगाबाद शहर में 5 रुपए में क्या दवाखाना है, स्कूल कहाँ पे खुले, कौन से बच्चों की शादियां हुई,
हो गई बात। कोई सुनिए मेरी बात, देखिए नहीं, कोई डिलीवरी 5 रुपए में नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे 5 रुपए की। सुनिए, अरे हम स्टेज पे मौजूद थे जी, हमको मालूम है क्या बात कर रहे थे। नहीं, 5 रुपए की कोई बात नहीं कर रहे थे, हमको मालूम है कि नहीं 5 रुपए चिट्ठी ओपीडी की बात थी। आप डिलीवरी की बात मत करो, गलत बोला आप। हमारा बोलना यह है कि स्कूल के लिए जमीन ली जा चुकी है, स्कूल का काम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, और ये हम जाती सरफे से बना रहे, कुछ शासन का पैसा निकाल के लाके नहीं बना रहे, जाती खर्चे से बनाने वाले। लेकिन जो लोगों ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है, कभी उन्होंने केजी की नर्सरी के स्कूल भी खोले क्या? जरा एक सवाल उनसे करो ना, एक सवाल उनसे भी करो। एमआईएम पार्टी अपनी बात जो करी है, अपने जो वादे किए उसके ऊपर वचनबद्ध है, लेकिन जो लोगों ने जो पहले साइकिलों पे आके कारपोरेटर बन के आते थे, आमदार खासदार बन के करोड़ों की संपत्ति बना लिए, ईडी लगाओ ना इनके पीछे, कहां से इनके पास इतनी संपत्ति? बहुत फास्ट जा रही थी डेवलपिंग के पीछे, बहुत फास्ट जा रही थी। अब तो आपने सही बात, हम भी देखा। तो आप जिम्मेदार किसको मानते? सिलो की हो गई है एमआईएम पार्टी। नहीं देखिए, कोरोना जिम्मेदार है क्या? शायद नहीं। देखो 2 साल जो गैप, सुनिए मेरी बात, कोरोना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। कोरोना के अंदर भी हमने हमारे धरने आंदोलन चलाए, और कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट अनप्लान लॉकडाउन लगा रही थी, उसको तोड़ने के भी काम एमआईएम ने ही किया है। क्यों? तो हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे हुए कुचले लोगों के लिए, रोजगारों के लिए, रोज कमाने रोज खाने वालों की समस्या को हम लेके चलते हैं। लेकिन हमारा बोलना यह है कि डेवलपमेंट की जहां जरूरत पड़ेगी और जहां हमको दिखेगा, जरूरी है हमको किसी ने आवाज देना, जहां दिखेंगे हम बिल्कुल काम करेंगे। और आप जैसा करेंगे, नई पार्टी आ रही, पुरानी पार्टी, ऐसी कई पार्टियां यूपी से भी आए, यूपी से आए, बिहार से आए, आंध्रा से आए, बहुत पार्टियां आए, और ऐसे 2-4 आ गए तो एमआईएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पार्टी आ रही है वहां पे आपकी सत्ता, आप दोनों की मिलकर सत्ता चल रही है। नहीं, आपकी जानकारी कम है, हमारा उनसे ऐसा कोई अलायंस नहीं, कोई अलायंस नहीं हमारा उनसे। मैं बता रहा हूं, हमारा उनसे कोई अलायंस नहीं। अच्छा, औरंगाबाद की एमआईएम का नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। जब उनकी मेजोरिटी उनके पास पूरी है, वो उनका शासन चला रहे, आप उनसे हमको क्यों जोड़ना? बिहार से कोई रिश्ता नहीं। अरे मैं हैदराबाद में कह रहा हूँ ना, आपसे नहीं बोल रहा। अच्छा, आगे चलते ज्यादा लंबा इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, इसमें अब आप जनता के सामने क्या मैसेज रखेंगे? किस तरीके से एमआईएम को दोबारा चुन के देना चाहिए? देखिए, आज शहर के अंदर अगर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो भी लॉ एंड ऑर्डर की, और शहर को जो है तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलाने की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, तमाम शहर के लोगों से, मैं तमाम शहर वासियों की बात कर रहा, जितने समाज के लोग बसते हैं हमारे इस शहर के अंदर, एक बहुत बड़े मुजी मस्त ने पूरे समाज को घेर के रखा हुआ है कि मेडिसिन से जो नशा हो रहा है, जो नौजवान बच्चे उसका नशा कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, इनके हाथ से बहुत भयानक जुराइम हो रहे हैं। आज तक जितना जुराइम का रेशो बड़ा जो जुर्म हो रहा है, ये ऐसे ही नौजवानों के हाथों से हो रहा है। कई हत्याएं हो रही और कई बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने एक कड़क कानून बनाना चाहिए, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। ये पीड़ा हमको है भाई, आने वाली नस्लों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य होना चाहिए। इसकी पीड़ा अगर किसको, तो हमको है। अगर एक दलित समाज का बच्चा भी अगर वो नशा करता है तो हमारा दिल जलता है। अगर हिंदू समाज का बच्चा होगा तो हमारा दिल जलता है, चाहे वो किसी समाज का हो। इस नशा करने के बाद इनके हाथ से सिर्फ जुर्म हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र शासन ने एक बहुत कड़ा कानून इसके ऊपर बनाना चाहिए। इतना कड़ा कानून बनाना चाहिए कि मेडिसिन का नशा अगर कोई बेचता हुआ दिखाई दिया तो उसकी, मैं तो कहता हूं उसकी कम से कम 3 साल तक उसकी जमानत नहीं होना चाहिए, और अंडर ट्रायल चलाना चाहिए, इसको सख्त से सख्त सजा इसके ऊपर होना चाहिए। और जो लोग इसका सेवन करते हुए दिखाई दिए उनके ऊपर भी कड़े से कड़ी धाराएं में कानून लगना चाहिए। तमाम समाज के लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज अपने पे ना ले। तमाम समाज के अंदर ये बुराई आ चुकी है। नौजवान अपने मुस्तकबिल को नहीं देख रहे, अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे, इस गंदगी की तरफ आ चुके हैं भाई। और तमाम लोगों की हमारी जिम्मेदारी है, और ये गंदी और नफरत की राजनीति छोड़ो, हमारे आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। ये पैगाम शहर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और इसके भी शहर को बहुत जरूरत है। डेवलपमेंट आएंगे तो कल कर ली, अगर पानी 2 दिन लेट आया तो चौथे दिन आए तो भर लेंगे, लेकिन एक बार नस्ल तबाह होगी तो सदियां लग जाएंगी नस्लों को सुधार। इसी के चलते जैसे नशे की आपने बात की, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अब उसमें से 9 बच्चों को दमाद मिल चुकी है और बाकी बच्चे हैं। अब एमआईएम पार्टी का दावा है कि हम पहले दिन से वहां पे मेहनत कर रहे हैं, 9 बच्चों को हमने दमाद दिलवाई है। आगे के बच्चों का क्या? देखिए, 70 से 80 बच्चे भी इस वक्त मेरे को ऐसा लगता है हिरासत में मौजूद है। हाँ, 70 के ऊपर बच्चे हैं, और इसके अंदर अलग अलग ग्रुप वहां पर काम कर रहे हैं। उसी के अंदर एमआईएम पार्टी का भी एक ग्रुप वहां पर काम कर रहा है। अभी 9 बच्चों की जमानत हुई है एमआईएम पार्टी की तरफ से। हमारे पैनल के जो है तो एडवोकेट खिजर पटेल साहब है, उसी तरह हमारे सरफराज जैदी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके तरह उनके फजन भी काम कर रहे हैं। उसी तरह हबीबुल्लाह बोल के हमारे एडवोकेट है, सलीम साहब एडवोकेट है। ये तमाम लोग बेचारे बिल्कुल अपना बिना मुबादला
ये बगैर किसी पैसे के अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग जमीन वहां पर आके ले रहे हैं, जो जमानतें करा रहे हैं बच्चों की, ये भी एक बहुत अच्छा। देखो जो लोग अच्छा काम करेंगे, अगर मैं उनका नाम नहीं भी लूंगा तो लोगों को मालूम है कौन काम कर रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल उन्होंने अपना काम करना चाहिए, लेकिन हमारी सोच तो सबसे पहले ये है कि नौजवानों के हद से ऐसे जुर्म होने नहीं चाहिए। नौजवानों सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। आपने देखा होगा कि 15 दिन तक हमारा धरना आंदोलन चला, हमने ऐसा कोई दिन नहीं गया जो नौजवानों से अपील नहीं करे हमने कि आप कानून को हाथ में किसी भी हाल में नहीं लेना, लेकिन सब्र का मादा ही खो दे रहे और उठा के सीधा पुलिस को टारगेट कर दे रहे। गलत बात है। देखो अपनी जिंदगी खराब होती है, इसके अंदर अपने फ्यूचर खराब हो रहे, बड़ी बड़ी धाराओं में अपने भी गुनाह दाखिल हो जा रहे। आज भी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। कई नौजवान बच्चों के हमने जाके उनकी बाजू रखे ऐसा। अभी इसकी ये जो घटना घटी राम मंदिर की, इसकी एक एसआईटी कमेटी बनाई है पुलिस ने औरंगाबाद की। उसके अंदर हमारे अशोक भंडारे साहब, फर्स्ट ऑफिसर, उसी तरह हमारे संभाजी पवार साहब, और उसी तरह हमारे गांगुड़े साहब, ऐसे कई लोग, कल्याणी शेड़के साहब, ऐसी एक टीम बनाए जो पूरे बच्चों को, ये जो बच्चे इसके अंदर मुलविस थे उनको अरेस्ट करके लाए। लेकिन ऐसे कई बच्चे जो मासूम थे, तो हम केस करके जमानत के इंतजार नहीं कर रहे, हम पुलिस स्टेशन में जाके उनकी बाजू रख रहे। और ऐसे कई बच्चों को हमारे मोहल्ले में संभाजी पवार साहब ने, भंडारे साहब ने, बिल्कुल जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनकी पूरी चौकसी करके ऐसे कई बच्चों को छोड़ा है। और हम पुलिस स्टेशन में पूरा वक्त दे रहे और कोर्ट में देने वाले तो पूरा अपना काम कर रहे हैं। और अभी भी जो बच्चे फिर अभी उनकी जमानत रखने का काम शुरू हो रहा है। देखिए आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, एक दूसरे को लेके चलना सीखो। और एक सबसे खास बात मैं नौजवानों से फिर एक बार कहूंगा कि अपने सब्र के दामन को छोड़ो मत। और आप किसी भी हाल में, आपको कोई अख्तियार नहीं कि आप अपने कानून को हाथ में ले, आप बिल्कुल कानून को हाथ में न ले। आप अपने मुस्तकबिल को देखो, अपने जायज रोजगारों को तलाश करो। आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, आपके सरपरस्त आपसे क्या उम्मीद करते हैं, वो उम्मीदों को पूरा उतरने की कोशिश करो। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अफवाह पर ध्यान खत्म मत दो।